चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बात की थी एक पेंडुलम के बारे में। एक पेंडुलम अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंपल पेंडुलम और कॉम्प्लेक्स पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। हमें जिसके बारे में बात करनी है उसको हम क्या नाम देते हैं भाई? सिंपल पेंडुलम। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कुछ सवाल भी दिए गए थे, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई रिजिड सरफेस है जो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, ऐसा हमने एज्यूम किया। ये हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी यहाँ पे कोई लंबाई है L लेट से, और ये जो L लंबाई होती है वो बॉब के सेंटर तक होती है। हमने इसको ऑसिलेट करवाया और यहाँ पे लेके आए। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, बट ये एक सर्टेन पॉइंट है, लेट से हो भी सकता है एक्सट्रीम हो, बट ये एक सर्टेन पॉइंट है जहाँ पे हमने इसको ऑसिलेट करवा दिया। अब अगर ऐसा करवाया हमने तो यहाँ पे जब ये बॉब पहुंचा, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी जो कि उसका वेट होगा विच इज mg, और इस धागे पे ऊपर की तरफ एक खिंचाव लग रहा होगा विच इज t। अब अगर मैं इस mg के दो कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूं जो कि एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो मैथ्स के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और वेक्टर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये अगर mg है तो ये हो गया था हमारे पास mg cos थीटा, और ये हमारे पास हो गया था mg sin थीटा। कुछ सवाल दिए गए थे, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन टाइम पीरियड में या पेंडुलम के ऑसिलेशन में अगर हम लोग ध्यान रखें तो सबसे पहली बात, इसे जो ऑसिलेट करवा रहा है वो कौन नहीं है? आंसर है mg cos थीटा। लेकिन इनडायरेक्टली उसका बहुत बड़ा रोल है क्या करवाने में? ऑसिलेट करवाने में। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो mg cos थीटा का क्या रोल है? इसका काम है कि ये जो टेंशन है उसे क्या कर देना? कैंसिल आउट कर देना। क्या कर देना? अगर टेंशन कैंसिल आउट हो गई, अगर टेंशन कट गई तो ही इधर की फोर्सेस क्या हो जाएंगी? जीरो, और इधर हमारे पास एक फोर्स बचेगी विच इज mg sin थीटा। क्या बचेगी? और ये उस फोर्स से हमारा ऑसिलेट होता रहेगा। अब पॉइंट आता है कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडरेशन लिखेंगे। आज लाइव वाली भी बना दी, लाइव। सबसे पहले हम लोग कंसीडरेशन लिखेंगे। लॉक खोल जाना इसका। सबसे पहले साई लगी हुई है। नहीं समझा भाई। सबसे पहले जो लास्ट ईयर आपने क्रैश कोर्स में करवाई थी वो आपने एडिट करके इसमें डेरिवेशन नहीं कराई थी ना यार। हाँ। चलो कोई नहीं। लेट अस टेक अ पेंडुलम ऑफ लेंथ छोटा l। लेट अस टेक अ पेंडुलम ऑफ लेंथ छोटा l in which mass of the bob is छोटा m, in which mass of the bob is छोटा m, full stop. It is oscillated from angle, it is oscillated from angle theta which is very small. It is oscillated from small angle theta which is very small. Full stop. पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। mg cos theta is cancelling tension. mg cos theta is cancelling tension, whereas mg sin theta is oscillating the pendulum back and forth. अब अगर ऐसा है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अगर आपने नोटिस किया हो कि ये थीटा बहुत छोटा है। ये थीटा क्यों छोटा है अभी आपको समझाते हैं, इधर देखो। अब अगर ऐसा है
तो क्या ये कहना ठीक होगा कि इसको ऑसिलेट करवा रही है फोर्स कौन? mg sin थीटा। क्या ये कहना ठीक होगा कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में डिराइव किया है? फोर्स के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो क्या है F इज इक्वल टू, एक तो माइनस के एक्स तो रहता ही रहता है जब भी SHM पढ़ेंगे, लेकिन एक और फॉर्मूला डिराइव किया था अगर आपको याद हो, F का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या डिराइव किया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू में m। नहीं याद आया, बताता हूँ। क्या फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन रहता है? क्या हम लोगों ने इस चैप्टर में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट? इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट x है ना, वहां पे y था तो y था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? x, तो क्या ले लेंगे? x। तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा? बोलो, क्या यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा? क्या हमारे पास देखो, अगर मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे ऑसिलेशन की बात करनी है तो यहाँ पे ऑसिलेशन करवा कौन सी फोर्स रही होगी? तो आंसर है mg sin थीटा। ऑल्सो the oscillating force F is equals to what? mg sin थीटा भी है। तो अगर मैं ऊपर वाले को मान लेता हूं कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट, और नीचे वाले को मान लेता हूं कौन सी इक्वेशन भाई? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को यहां पे हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? यानी कि mg साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके? माइनस m ओमेगा स्क्वायर x के। क्या ये कहना ठीक है कि अगर हमारा पेंडुलम अभी जमीन से ऊपर है तो g हमें माइनस में लेना होगा? तो वो चाहे यहीं पे ले लो चाहे अगले स्टेप में डाल दो, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो माइनस में ले लिया। पहली बात तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। m से m क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? g साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ओमेगा की जगह g साइन थीटा तो आ गया, क्या ओमेगा की जगह मैं 2 पाई बाय टी लिख सकता हूँ? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टाइम। और जब एक वेव चलते हैं, एक ऑसिलेशन पूरा करते हैं तो एंगल कितना होता है? 2 पाई, और टाइम कितना रहता है? t। तो ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 पाई बाय टी। यहाँ लिख भी देता हूँ, चाहे ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई बाय टाइम पीरियड। क्या हमें टाइम पीरियड ही निकालना है? अभी तक पूरे स्लाइड पे कहीं पे टाइम पीरियड था ही नहीं जो हमें निकालना है, पर मैंने जैसे ओमेगा को खोला हमारे फॉर्मूले में क्या आ गया भाई? टाइम पीरियड आ गया। अब जो मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, बट जो बच्चे ये बात पहले सुन चुके हैं इसके लिए शायद नॉर्मल हो। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल मतलब थीटा लगभग 0 हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री तक को हम बहुत छोटा एंगल बोलते हैं। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर हो जाती है। साइन थीटा की वैल्यू थीटा के ही बराबर हो जाती है। ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होता है, एक साइन है और एक टैन है। एक साइन है और एक टैन है। क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ भी ऐसा रहता है और टैन का ग्राफ भी ऐसा रहता है, यानी कि शुरुआत में दोनों का ग्राफ लीनियर होता है। शुरुआत में दोनों में थीटा बढ़ने पे साइन थीटा भी बढ़ रहा है और थीटा बढ़ने पे टैन। तो शुरुआत में जो इनका स्लोप रहता है वो लगभग 45 रहता है। क्या रहता है? और 45 अगर स्लोप रहेगा तो क्या होगा? 45 स्लोप का मतलब होता है हाइट और बेस बराबर हो गए, हाइट और बेस। तो शुरुआती छोटे एंगल्स के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा और ऐसे टैन थीटा भी। हाँ, भले ही 11th क्लास में आप ये पहली और आखिरी बार यूज कर रहे हो, बट 12th में 4-5 जगह इस्तेमाल होने वाली बात। मैथ्स का एक फैक्ट है कि अगर, हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था ये बात? नहीं, पता ही नहीं थी, पर वहां पे भी टैन थीटा आता है। तो अगर एंगल बहुत छोटा हो तो वहां पे भी टैन थीटा के, ऑल्दो हमारे कोई न्यूमेरिकल नहीं है 11th में, कुछ नहीं है, बट ध्यान रखना कहीं पे भी अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो क्या साइन थीटा को थीटा लिख दूं? तो अगर ऐसा है तो जी साइन थीटा की बजाय क्या आ जाएगा? थीटा।
यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरे पास x। अब थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, मैथ्स है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये थीटा है तो क्या ये आर्क है, और इसकी लेंथ क्या है? रेडियस है। तो क्या अगर ये थीटा है तो थीटा की जगह मैं आर्क अपॉन में क्या लिख सकता हूं? रेडियस। बट ऐसे तो लिखूंगा नहीं, ये तो मैथ्स का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। इस डायग्राम के हिसाब से थीटा का फॉर्मूला क्या है? आर्क। आर्क कौन है? x, और रेडियस कौन है? l। तो यहां से 2 पाई बाय टी का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा? x। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब क्या x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास? g बाय एल। क्या बच जाएगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको वहां ले जाता हूँ, t को इधर ले जाता हूँ, और इसको मैं 2 पाई का होल स्क्वायर रहने दूँ, इसको स्क्वायर रहने, तो ये l बाय जी बन जाएगा। अब अगर मैं टाइम पीरियड से उधर अंडर रूट ले जाऊंगा तो अंडर रूट 2 पाई का स्क्वायर l बाय जी हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। पॉइंट इज कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l बाय जी होता है पेंडुलम का। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोग शायद दूसरी बार देख रहे हैं। एक बार हमने इसके ऊपर एरर का एक क्वेश्चन किया हुआ है, और एक बार हमने इसको डिराइव भी किया हुआ है, डायमेंशनली डिराइव भी किया हुआ है। बस फर्क ये है कि उसमें हम लोगों ने 2 पाई हमारे पास नहीं आया था बिकॉज वो कांस्टेंट होता है। इस बार हमारे पास क्या भी आ गया? 2 पाई भी आ गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। अब बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। जब ये डेरिवेशन मैंने पहली बार की थी, मेरे दिमाग में सबसे पहला जो सवाल उठा था वो ये था कि हमने यहाँ पे एंगल को छोटा लिया है। क्या लिया है? अगर मैं एंगल को बड़ा ले लूंगा तो क्या होगा? तो आंसर है आप एंगल को बड़ा ले लो, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है सिवाय इसके कि जो डेरिवेशन हमने करी है उसका तरीका बदल जाएगा, जो तरीका आपको नहीं आता। दोबारा से बोल रहा हूं, आप में से कितनों ने स्कूल में जी की वैल्यू निकाली है यूजिंग टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? हाथ खड़ा करो। स्कूल का एक एक्टिविटी होती है, 3 बच्चों ने किया अभी, हो सकता है बाकी करें, हो सकता है कुछ नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हों, और हो सकता है कुछ बच्चों के स्कूल में करवाएं ना कभी। आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। उशांक सर की जो वाइफ है वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, कुछ कारण से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम सीधा हॉस्पिटल से मैं आ रहा हूँ, तो मैं वो लाना भूल गया। आज का सेटअप सारा भूल गया, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला क्या करने का। वो जो हम आपको आज दिखाने वाले थे तो वो मैं आपको अगली क्लास में दिखा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। बट पॉइंट इज कि अगर आपने ये स्कूल में किया है तो सबसे पहली प्रिकॉशन क्या रहती है? सबसे जो ये 3 बच्चे हैं शायद ये आपको बताएंगे, या हम भी आपको बताएंगे कि सबसे पहली प्रिकॉशन टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए होती है कि आपको उस बॉब को छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट करना है। बताओ 3 बच्चे हैं? 5 डिग्री। देखो 5 डिग्री तो एक बड़ा ही स्पेसिफिक वर्ड हो गया। 5 डिग्री नापता कौन है? बट हमेशा अगर आप अपने लैब मैनुअल पे भी जाओगे, कहां भी जाओगे, तो वहां पे भी क्या लिखा रहता है कि सबसे प्रिकॉशंस लिखी रहती है ना, उस पर सबसे पहली प्रिकॉशन या दूसरी प्रिकॉशन क्या लिखी रहेगी कि आप जब पेंडुलम को क्या करो, ऑसिलेट, तो छोटे एंगल पे करो। यानी कि अगर मैं छोटा एंगल नहीं लूंगा तो क्या मैं साइन थीटा को थीटा लिख पाऊंगा? अरे अगर एंगल मैं ले लिया 50 डिग्री, कितना ले लिया, या 60 डिग्री पे ऑसिलेट कराया या 70 पे कराया, तो एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो क्या उस केस में मैं साइन थीटा को थीटा लिख पाऊंगा? अब अगर साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाऊंगा, साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाऊंगा, तो फिर डेरिवेशन कैसे होगी? यहां तो साइन थीटा की जगह थीटा नहीं आएगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं आएगा। तो अगर आपको ये डेरिवेशन करनी है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, तो आप उसमें हमेशा थीटा क्या रखोगे? छोटा। लेकिन सवाल उठता है अगर मैं थीटा बड़ा कर दूंगा तो क्या मेरा टाइम पीरियड बदल जाएगा? ये होमवर्क दिया था मैंने आपको कि छोटे एंगल पे ऑसिलेट कराऊं और बड़े एंगल पे ऑसिलेट कराऊं, 30 पे ऑसिलेट कराऊं या 60 पे ऑसिलेट कराऊं, कौन से केस में पेंडुलम ज्यादा टाइम पीरियड लेगा? तो बड़ी कमाल की बात है कि दोनों केसेस में सेम लेगा। बड़ा अजीब सा है ये सुनने में कि भैया अगर मैं एक पेंडुलम को, ये अगर इसकी मीन पोजीशन अगर मैं यहां से ऑसिलेट कराता हूं या यहां से कराता हूं,
दोनों केस में अगर ये यहां से यहां 1 सेकेंड ले रहा है तो 1 सेकेंड ही लेगा, उसका एंगल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो और ये फॉर्मूला कहीं लगाना चाहते हो तो टाइम पीरियड तो आपको एंगल क्या लेना पड़ेगा, छोटा। कुछ कह रहे हो आप? नहीं आएगा, थोड़ा सा भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा है। तो 0.01 सेकेंड आप बोलते हैं, मान जाता। हम देख, आपको मैं क्लास में दिखाऊंगा 0.01 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का भी नहीं आएगा, 0.01 का आ सकता है, वो तो ह्यूमन एरर है ना। 1-2 सेकेंड का एरर, ये तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो गया, कुछ गलत किया आपने। स्टॉप वॉच ऑन करना, स्टॉप वॉच ऑफ करना, इसको एरर बोलते हैं ना। हवा है, ये सब है, फलाना ढमकाना है, फिर भी 1 सेकेंड का एरर तो नहीं आ सकता। 1 सेकेंड तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। मैं क्या कह रहा हूं, हम जब ये क्लास में करेंगे, मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि मैं हर साल करता हूं, कितना मैक्सिमम एरर बोल रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम बोल रहा हूं 0.1, जो कभी नहीं आया आज तक। मैं ऑन सेफर साइड बोल रहा हूं। कितना आएगा, 0.01 का आ सकता है, 0.02 का आ सकता है, 0.03 का आ सकता है। और वो तो एंगल से क्या, वो तो आप सेम एंगल पे 2 बार करो फिर भी आएगा। अरे बोलो यार, वो तो आप सेम एंगल पे 2 बार करो फिर भी आएगा। तो ये गलत है, कुछ गलत किया होगा आपने। आप उस दिन आप ही करना, आप ही को बुलाएंगे। अगर आप परसों आते हो तो आप ही अपने हाथ से करना। यहाँ पे कितना एरर बोल रहा हूं मैं आपको, 0.01 का, जो ये कुछ भी नहीं होता। बट द पॉइंट इज कि इतने एंगल पे करो चाहे इतने एंगल पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस फर्क किस चीज का है, फॉर्मूले का। अगर आपको 2π√L/G फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब आप छोटा एंगल लोगे। अदरवाइज फॉर्मूला बदल जाएगा, डेरिवेशन का तरीका बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। ओके। दूसरा सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था कि छोटा बॉब लेंगे या बड़ा बॉब लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगेन आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पे डिपेंड ही नहीं करता। हम 5 ग्राम का वजन लेंगे और ऑसिलेट कराएंगे, हम 10 ग्राम का वजन लेंगे ऑसिलेट कराएंगे, हम 20 ग्राम का वजन लेंगे ऑसिलेट कराएंगे, हम 50 ग्राम का वजन लेंगे ऑसिलेट कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 रीजन, एक तो चलो हमें देख लिया, दूसरा फॉर्मूले में कहाँ आ रहा टाइम पीरियड, पर सुनने में अजीब नहीं लग रहा। सुनो, अगर आपकी रस्सी सहन कर सकती है, आप चाहे 5 ग्राम लगा लो चाहे 500 किलो लगा लो, भाई ये तो कुछ नहीं है। वॉल्टर लुईस जी को जानते हो, पेंडुलम पर चढ़ गए थे वो और कोई फर्क नहीं पड़ा था टाइम पीरियड में। MIT के प्रोफेसर हैं सर वॉल्टर लुईस जी, ऊपर लोहे की तार, यूनिवर्सिटी के बीच में लोहे की तार लगाई, नीचे बॉलिंग बॉल लगाई, बॉलिंग बॉल पे चढ़ गए, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो पेंडुलम पे चढ़ रहे थे ना, उन्होंने एक खास बात बोली थी कि टांगे नीचे नहीं रखनी। क्यों? टांगे नीचे कर देंगे तो लेंथ बदल जाएगी। समझ गए? कभी झूले पे झूले आप, झूले पे कभी क्या करना है, झूले के साथ भी कर सकते हो आप। अरे तो कर सकते हैं, तो वीडियो बना सकते हैं। अगर झूले को मैं नॉर्मली ऑसिलेट कराऊं, क्या कराऊं, नॉर्मली ऑसिलेट, और आप झूले पे बैठ जाओ और फिर ऑसिलेट कराऊं, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। बस टांगे नीचे नहीं होनी चाहिए, टांगे सामने होनी चाहिए, ताकि क्या ना बदल जाए, लेंथ। अगर ये रस्सी है, आप टांगे ऐसे झूले से नीचे ही लटका सकते हैं, ऐसे सामने रखनी होगी। समझ गए ना कैसे? पॉइंट इज ये मास पे भी डिपेंड नहीं करता। पॉइंट इज जितना रस्सी आपका मास सहन कर सकती है, जितना भारी वजन लगा सकते हो लगाओ। देयर इज नो डिफरेंस इन द टाइम पीरियड, चाहे हल्का मास लो चाहे भारी लो। हाँ, वीडियो देख रखे, बहुत वायरल वीडियो भी थी, वो बहुत वायरल हुई थी। चलो, लेकिन उतनी वायरल नहीं हुई थी जितना मोए मोए हो गया या एक सब घटिया चीज़ें हो गई, ये ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, बकवास चीज़ें। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ज़्यादा वो वायरल नहीं होते हैं। कुछ भी बेकार की बातें लिख दो इंस्टाग्राम रील पे और वो सब, इसलिए बीच में कभी कभार बेकार की बातें करनी भी पड़ती हैं, वो भी ज़रूरी है यार। चलो, बट द पॉइंट इज क्या, त्यागी जी क्या कह रहा था मैं, कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, और ना ही किस पे करता है, एंगल पे। ना ही किस पे करता है, एंगल पे। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात है। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था क्या, कि अगर एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या होगा? अगर एक पेंडुलम फ्री फॉल कर रहा है तो क्या होगा बताओ? क्या है कहना सही है कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल जी क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा? अबे जी 0 नहीं होगा, इफेक्टिव जी 0 हो जाएगा। जी तो 9.8 रहता है, इफेक्टिव जी 0 हो जाएगा। क्या आपके टेंशन को कोई कैंसिल करने वाला होगा? क्या आपके टेंशन, क्या एक्चुअली इतना बताओ, क्या आपके धागे में टेंशन डेवलप होगा?
अरे बोलो यार, अगर आपके धागे में टेंशन ही डेवलप नहीं होगा तो क्या पेंडुलम ऑसिलेट करेगा? इसका मतलब यह है कि अगर एक पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट, और आप छोड़ दो तो वो रास्ते में ऑसिलेट ही नहीं करेगा। क्यों करेगा ऑसिलेट? ऑसिलेट कब करता है वो? जब उसे खिंचाव मिलता है। उसके खिंचाव की वजह से तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होता है? mg cos थीटा। इसका मतलब जब फ्री फॉल कर रहा होगा देयर इज नो टेंशन, तो फिर कौन सी फोर्स कैंसिल नहीं होगी? क्या नहीं मिल पाएगी आपको? mg sin थीटा। mg रहेगा, वो नीचे फ्री फॉल करेगा, देयर इज नो ऑसिलेशन। इफ देयर इज नो ऑसिलेशन तो टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड। टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड। कई किताबें इसको इनफाइनाइट भी लिखती है, बट द करेक्ट आंसर इज इट इज नॉट डिफाइंड। टाइम पीरियड की परिभाषा ही कैसे होगी जब कोई चीज ऑसिलेट ही नहीं कर रही? इस कैमरे का टाइम पीरियड बताओ, ये क्या बात हुई? जीरो थोड़ी ना बोलोगे आप बोलोगे सर ये तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, टाइम पीरियड कैसे बताएं इसका? तो नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट वर्ड। समझ गए क्या? अगला सवाल पूछा था लिफ्ट वाला। क्या पूछा था? अब बताओ अगर कोई ऊपर से नीचे लिफ्ट जा रही है, तो जब ऊपर जाती है लिफ्ट तो क्या आपको याद है कि जो इफेक्टिव जी होता है वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ता है। बोलो। तो यहां पे अगर पेंडुलम ऊपर जाएगा तो इससे क्या जी बढ़ेगा? जी बढ़ेगा तो क्या टाइम पीरियड कम हो जाएगा और आपका पेंडुलम तेज ऑसिलेट करेगा। यह करने के लिए हमें एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए जिसमें कम से कम 100 फ्लोर हो। आपको पता है मैं कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो वहां करना अलाउड नहीं, वहां जाना ही बहुत मुश्किल है, तो अलाउड तो फिर तो हमारे घरों में जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की, आप घर की लिफ्ट पे इसको टंगा के करने की सोच रहे हो तो छोड़ दो। जब तक 1 फ्लोर पे आएगा एक्सर्शन कॉन्स्टेंट जाएगा, पेंडुलम एक ऑसिलेशन में ले पाएगा। समझ गए क्या? एक बिल्डिंग जिसमें कितने फ्लोर हो, 50-100 फ्लोर हो, तब ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? ऊपर जाते वक्त खिंचाव बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। नीचे आते वक्त क्या नीचे आना फ्री फॉल का एक सस्ता रूप है? फ्री फॉल में टाइम वो पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं कर रहा था, नीचे आओगे तो धीरे करेगा थोड़ा। अबे बोलो। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और कोई सवाल दिया था क्या? चारों के आंसर मिल गए। इनमें से हम कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं? मास, डिफ्लेक्शन। फ्री फॉल तो खुद ही कर सकते हो, बॉब लोग घुमाओ, छत से छोड़ दो, रास्ते में ऑसिलेट नहीं करेगा। लिखो जल्दी से। कुतुब मीनार में जा सकते हैं। कुतुब मीनार भी बेटा भरपूर नहीं है, बुर्ज खलीफा पे जाना पड़ेगा। कुतुब मीनार से भी नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। लिखो भाई, क्या लिखा आपने? पहला क्वेश्चन था ना, क्या था पहला क्वेश्चन? मास। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट टू द मास। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट टू द मास। Time period of pendulum is independent to the mass. So there will be no change. So there will be no change in the time period. So there will be no change in the time period. There will be no change in the time period of pendulum. सेकेंड क्वेश्चन डिफ्लेक्शन के ऊपर था क्या? ठीक है, लिखो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टोटली इंडिपेंडेंट। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टोटली इंडिपेंडेंट टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, to the angle of deflection, but only depends on length and acceleration due to gravity. On length and acceleration due to gravity. On length and acceleration due to gravity. So in both the cases time period will be same. So in both the cases time period will be same. दोनों केसेस में टाइम पीरियड क्या रहेगा भाई? और अगला क्वेश्चन क्या दिया था?
क्या? फ्री फॉल. ड्यूरिंग फ्री फॉल देयर इज नो टेंशन. ड्यूरिंग फ्री फॉल देयर इज नो टेंशन इन दी क्या? In the string. There is no tension in the string. So there is no oscillation of the pendulum. There is no oscillation in the pendulum. Hence time period will be not defined. Hence time period will be क्या? Not defined. क्योंकि टेंशन ही नहीं होगा तो क्या पेंडुलम ऑसिलेट करेगा? ऑसिलेट नहीं करेगा तो क्या होगा भाई? क्या कह रहे हो? टाइम पीरियड निकल नहीं पाएगा. समझ गए क्या? चलिए ठीक है भाई. अब आगे बात करते हैं. सॉरी, अच्छा लिफ्ट वाला क्या? लिखो. ड्यूरिंग एक ही क्वेश्चन था ना वो. ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन will decrease. Effective acceleration will decrease, due to which time period will increase. अगले वाले का उल्टा कर लो भाई. कर लिया? कर लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अलग अलग सवाल एग्जाम में किस तरीके से आते हैं. सवाल है कि एक पेंडुलम है जिसमें जिसकी जो वायर है मेटल की बनी हुई है. किसकी बनी हुई है? तो बताओ गर्मियों में उसको पेंडुलम को सर्दी में बनाया गया था और उसको बनाया गया था कि उसका जो टाइम पीरियड रहे वो 1 सेकेंड रहे. कितना रहे? तो गर्मियों में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो आंसर है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g. अब थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर की जो हमने पढ़ लिया है, थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर क्या कहता है कि क्या बढ़ जाएगा अगर लेंथ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और गर्मियों में एक्सपेंशन की वजह से लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. उल्टा सवाल आ सकता है कि ये पेंडुलम कब बनाया गया? गर्मियों में. सर्दियों में टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? ठीक है जी. अगला सवाल आता है, एक पेंडुलम को जो कि 1 सेकेंड का टाइम पीरियड देता है उसको पोल से उठा के इक्वेटर पे ले गए. पोल से उठा के टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? तो आंसर है पोल से इक्वेटर पे जाएंगे तो जी कम हो जाएगा. जी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड जी के इनवर्स. चांद पे ले गए पेंडुलम को. चांद पे, चंद्रयान पे एक पेंडुलम बांध दिया था हमने नीचे जो ऐसे ऐसे लटक रहा था. अब बताओ भाई उसका टाइम पीरियड का क्या होगा? क्योंकि चांद पे जाएंगे तो जी 1/6 हो जाता है यानी कम हो जाता है. चांद पे अगर जी कम हो जाए. बेटा आप यहाँ फोन चलाने आए हो क्या? तो बाहर जाके क्या करो. आपके साथ वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और टीचर भी. बताओ भाई क्या टाइम पीरियड चांद पे बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जी कम हो जाएगा. जी कम हो जाएगा टाइम पीरियड. तो ऐसे सवाल जो है वो आपको मिलेंगे. ठीक है ना. एक सवाल ऐसा भी आता है कि एक पेंडुलम था जो कि टूट गया. टूटने के बाद एक बच्चे ने उसी धागे में गांठ बांध दी. क्या बांधी? तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कम हो जाएगा. कितना गहरा सवाल है देखो. तो आंसर है जितने भी देखो गांठ मारोगे तो लेंथ तो कम होगी ही होगी, चाहे कुछ भी कर लो. लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी, और पेंडुलम फास्ट ऑसिलेट का. तो ये सब चीजें जो है वो ओके हो जाएंगी. सही है क्या? आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की. किसकी बात करते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम की. आपको याद है इस चैप्टर की शुरुआत में हमने बात की थी कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में एसएचएम मोशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और हमेशा डायरेक्टेड होता है ऑपोजिट. और मैंने आपको एसएचएम के 2 एग्जांपल दिए थे. एक क्या दिया था?
सिंपल पेंडुलम और एक कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम। चलिए, स्प्रिंग मास सिस्टम को कैसे इमेजिन करें? ये अगर मेरे पास एक रिजिड सरफेस है और इस पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मास। ठीक है ना? ये जो स्प्रिंग की लंबाई है ये मास लगने के बाद इतनी है, छोड़ दूंगा तो अवश्य बात है ऊपर चला जाएगा, मास लगने के बाद इतनी है। सही है क्या? क्या ये सेटअप ऐसे भी बनाया जा सकता है कि मैं स्प्रिंग को लेटा दूं ऐसे करके और यहां पे एक मास को लगा दूं? बोलो, बट कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है पढ़ने के लिए? तो आंसर है ऊपर। रीजन है ना उसके पीछे, रीजन ये है कि ऊपर वाले में मैं एयर को इग्नोर करूंगा, नीचे वाले मुझे एयर भी इग्नोर करनी पड़ेगी और इसके बीच की फ्रिक्शन भी इग्नोर करनी पड़ेगी। बट दोनों में कुछ नहीं हो रहा। मैं नीचे की तरफ क्या अप्लाई कर रहा हूं? एक फोर्स। नीचे की तरफ क्या अप्लाई कर रहा हूं? एक फोर्स। इसमें साइड की तरफ क्या अप्लाई कर रहा हूं? एक फोर्स, और छोड़ रहा हूं। क्या होगा? ऊपर वाले केस में ये ऐसे ऑसिलेट करेगा और नीचे वाले केस में ये ऐसे। लेकिन क्या ये ऑसिलेट करेगा? क्या ये ऑसिलेट करेगा? चलो, मैं इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। उससे पहले आप मुझे बताओ, अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, आपको क्या लगता है ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? चलो, इसका मन में आप सोचो, फिर डेरिवेशन होगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? अभी के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम और कंसीडरेशन। अभी के लिए हेडिंग आएगी स्प्रिंग मास सिस्टम। हाँ, इनिशियल नहीं होगी, जब खींचूंगा तब होगी, तो कोई लेना देना नहीं है उससे। इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, मास लगाने के बाद जो लेंथ है वो लेना है। यहां पे टेंशन का कोई काम ही नहीं है। बेटा आपने सुन लिया ना क्या सवाल पूछा उसने? आपके पेपर में आएगा ये, पूछ ली सब। आपने सुन लिया ना क्या सवाल पूछा उसने? वेरी गुड बेटा, चलो लिखो। लेट अस टेक अ स्प्रिंग मास सिस्टम। Let us take a spring mass system in which spring is of spring constant, छोटा k, in which spring is of spring constant छोटा k, and it is oscillated by applying force F on mass छोटा m, by applying force F on mass क्या? छोटा m, by applying force F on mass क्या? छोटा m, फुल स्टॉप। अब अगर हम दोनों ही केसेस में से कोई, आपको एग्जाम में कोई एक डायग्राम बना के आना है, ध्यान रखना। अब कोई भी एक केस की अगर बात करें तो क्या ये कहना ठीक है कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास माइनस के एक्स रहता है? इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से तो बहुत ज्यादा, इसी बोर्ड पे आ जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला तो ये होगा। क्या मैं फोर्स की जगह मास इनटू में एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं? क्या मास एक्सेलरेशन की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी आ सकता है? क्या हमारे पास माइनस से माइनस और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया? तो क्या हमारे पास k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आ गया? अब दिल पे याद रख के बताओ, क्या ये डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं? आंसर है यस, ये वाली। बोलो, तो क्या मैं सर यहां से शुरू कर सकता हूं? आंसर है नहीं। आपको हमने ये डिराइव करके दे रखा है पहले भी, अगर आपको याद हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत यहीं से करनी होगी, क्योंकि ये कंडीशन है स्प्रिंग की जो कि हमने वर्क एनर्जी में पढ़ी थी, तो शुरुआत इसी कंडीशन से होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं टाइम ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी रहता है। यहां से अगर मैं स्क्वायर लगा दूं, तो यहां से अगर मैं टाइम पीरियड के स्क्वायर को उधर ले जाऊं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो मेरे पास 2 पाई का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? m बाई के। सही कह रहा हूं? तो यहां से मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला उधर जाएगा तो 2 पाई बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? अंडर रूट m बाई के। सही है क्या? अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास टाइम पीरियड का आया है,
इस फॉर्मूले को देख के अगर आप पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें क्या आया है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यानी कि जो कांस्टेंट है वो तो सिमिलर है, जो फॉर्मूले का पैटर्न है वो तो सिमिलर है, लेकिन फॉर्मूले में बहुत कुछ अलग है। इसका फॉर्मूला कहीं पे भी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, जी पे। चाहे इसको मैं चांद पे ले जाके ऑसिलेट करा दूं, चाहे मैं इसको धरती पे ऑसिलेट कराऊं, पोल पे कराऊं, इक्वेटर पे कराऊं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए टेंशन भी मैटर नहीं करती है। टेंशन होनी चाहिए, टेंशन नहीं होगी तो ऑसिलेट नहीं करेगा, और वो तो अपने आप डेवलप हो जाएगी अगर एक सरफेस क्या है तो रिजिड, चाहे ऐसे करा लो चाहे ऐसे करा लो। लेकिन इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो सवाल आता है भाई, एक पेंडुलम है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, दोनों को ऑसिलेट कराया, टाइम पीरियड निकाला धरती पे, दोनों को कहां ले गए भाई, चांद पे, फिर टाइम पीरियड निकाला, तो क्या फर्क आएगा? स्प्रिंग मास सिस्टम वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पेंडुलम वाला बढ़ जाएगा क्योंकि जी कम हो जाता है। सही है क्या? अगला सवाल, क्या ये मास पर डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब अगर, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं, अगर मैं मास ज्यादा बड़ा लगा दूंगा किस पे, स्प्रिंग पे, तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। छोटा मास लगाऊंगा तो कम होगा। यानी अगर एक भारी मास लगा होगा तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, मान लो अगर, तो हल्के मास पे ऐसे ऐसे करेगा। समझ गए क्या? बोलो। तो इसका मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। बात समझ में आ गई? पक्की बात। एक टॉपिक खत्म और होता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, जो किन किन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। अनलाइक पेंडुलम, लेंथ पे नहीं कर रहा, स्प्रिंग कितना मर्जी लंबा ले लो, और जी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन किस पे कर रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे कर रहा है और मास ऑफ द बॉडी जिसको हमने वहां कनेक्ट किया है। सही है क्या? पक्की बात है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक आता है जो कि इससे कनेक्टेड है, और वो है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा भाई, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ये आपको कहां नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसके ऊपर सवाल दे रखे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको करे बगैर भी आप वाले सारे सवाल कर सकते हो। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी सी है कि जब हम स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, अदरवाइज इसके बगैर भी काम हो सकता है। सही है। पहले पढ़ते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन भाई, सीरीज। आपको 10th क्लास से रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन याद है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको फील होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये मेरे पास एक रिजिड अपना सरफेस है और मैंने एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया और उसी के साथ एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया? एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इसके साथ एक मास लगा दिया, क्या? M। हमें निकालना है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक ही स्प्रिंग मान लूं, क्या मान लूं, तो उसका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? क्या K1 प्लस K2 होगा, या 1/K1 प्लस 1/K2 होगा, या 2K, कुछ भी होगा, वो हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम इसको अच्छा, ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, एक स्प्रिंग आपने यहां लगा दिया और एक स्प्रिंग उसी के आगे लगा दिया, ये मास लगा दिया, तो ये K2 स्प्रिंग कांस्टेंट वाला और ये K1, क्या दोनों एक ही बात है? अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये नीचे की तरफ खींचे जाएंगे और इधर भी खींचे जाएंगे तो दोनों पे फोर्स सेम होगी या अलग अलग होगी? और अगर अलग होगी तो किस पे ज्यादा होगी और किस पे कम होगी? कितने बच्चे कह रहे हैं सेम होगी? कितने बच्चे कह रहे हैं अलग होगी? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं अलग होगी और ऊपर वाले पे ज्यादा होगी? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं अलग होगी और नीचे वाले पे ज्यादा होगी? ठीक है, अलग होगी और ऊपर वाले पे ज्यादा होगी। क्यों बेटा? एयर तो है ही नहीं बेटा, ठीक है ना? तो जो मास है वो नीचे की तरफ ज्यादा बेंड होगा ग्रेविटी की वजह से, तो उस पर ज्यादा लगेगा। नहीं 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 नहीं, समझा ही नहीं, क्या बोले आप? मास ज्यादा बेंड होगा मतलब मास जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। हाँ, और जो वो साइड वाला है उसमें सरफेस के ऊपर ही मास रखा हो तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की बेटा।
क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, K1 और K2 स्प्रिंग दो हैं, इसमें से किस पे फोर्स ज्यादा लगेगी? इसको छोड़ो, बताओ भाई, आंसर है सेम। दोनों पे एक ही तो मास लगा हुआ, विच इज m। दोनों पे अब ये बकवास मत करना कि इसका भी तो मास होगा, ये तो मासलेस है, और होगा भी तो क्या 2 ग्राम की बात कर रहे हो आप? तो आंसर है इन दोनों पे एक ही मास लगा हुआ है, क्या? m। और दूसरी बात, इस m से जो फोर्स लगे वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने तो यहां से क्या लगाई है, 2 स्प्रिंग पे एक मास लगा दिया, वो खिंच गए, वो मेरी इनिशियल पॉइंट है। अब इसके मास से क्या लेना देना मुझे? अब मैं इसे खींच रहा हूं F फोर्स से, तो क्या मैं दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स से खींच रहा हूं या अलग अलग फोर्स से खींच रहा हूं? सेम फोर्स से। क्या ये दोनों डिस्प्लेस होंगे? क्या ये दोनों डिस्प्लेस होंगे? क्या इनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा? आंसर है अलग होगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं ना, अलग होगा। क्या होगा? सोचो मैंने एक स्प्रिंग लगाया, आपको याद है साइकिल वाला स्प्रिंग और स्पाइरल बाइंडिंग वाला स्प्रिंग। अगर मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया, एक साइकिल के स्टैंड वाला स्प्रिंग और एक हमारे किताबों के स्पाइरल बाइंडिंग वाला स्प्रिंग, और दोनों को सेम फोर्स से खींचा, तो कौन सा स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा? अकल से बात कर सकते हैं, स्पाइरल वाला, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? अलग। लेकिन दोनों पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या वो x1 प्लस x2 होगा? बोलो, क्या आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला माइनस kx रहता है? तो x का फॉर्मूला यहां से क्या हो गया? बोलो, फोर्स अपॉन में k नेट, माइनस में क्या लो, इसका बोलो फोर्स अपॉन में k1, और इसका बोलो फोर्स अपॉन में k2। क्या फोर्स सेम है? पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब फोर्स अगर F आपने लगाई थी, तो यहां पे भी तो आपने फोर्स क्या लगाई होगी? F, और यहां पे भी तो फोर्स आपने क्या लगाई होगी? F। क्या F से F कैंसिल हो जाएगा? तो 1 अपॉन k नेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। यानी कि यहां जो सीरीज वाला फॉर्मूला है वो पैरेलल का बन गया, और जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो सीरीज का बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो पता नहीं। लेकिन जब स्प्रिंग के लॉ का, जब स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और क्या हो, जब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो? k1 और k2, तो उस केस में, और वो दोनों सीरीज में लगे हों और आपको उन्हें एक स्प्रिंग मानना हो, तो कैसे मानोगे? 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 से k नेट निकाल लोगे। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? आई होप आपको पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 आ जाएगा। इतनी मैथ सबको आती है, बट ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं इन्हें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो क्या होगा, आओ जरा समझें। तो हमने इन्हें लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल मतलब इधर एक स्प्रिंग कांस्टेंट लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया, और इधर एक लगा दिया, और इन दोनों के साथ सेम मास कनेक्ट किया। इधर क्या है? k1, इधर क्या है? k2। अब ये बड़ा ही गंदी वाली इमेजिनेशन आपको लेनी पड़ेगी दिमाग में, मतलब गंदी वाली, मतलब इसमें गंदी वाली। आप बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि ये खींचें, पैरेलली खींचें, क्या खींचें? तो इनका डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं पैरेलली खींचें तो इनका भी डिस्प्लेसमेंट x होगा और इसका भी डिस्प्लेसमेंट x होगा, ये तो पक्का है। बट क्या दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, अलग अलग है? तो क्या मुझे दोनों पे फोर्स सेम लगाने पड़ेगी, अलग अलग? सोचो, इधर मैंने लगा रखा है साइकिल वाला स्प्रिंग, इधर वाला स्पाइरल बाइंडिंग वाला, इधर एक रॉड है। अगर मुझे इस रॉड को सेम खींचना है तो इधर ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी और इधर कम, अदरवाइज तो वो सीधा नहीं खींचेगा, वो तो टेढ़ा हो जाएगा। पर हम तो पैरेलली खींचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या दोनों पे फोर्स अलग अलग होगी? इस साइड से मुझे लेट से फोर्स लगानी पड़ेगी F1, उधर से लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो F नेट होगा क्या वो F1 प्लस, क्या हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला माइनस kx है? क्या मैं F नेट की जगह माइनस k नेट x लिख सकता हूं? यहां पे माइनस k1x लिख सकता हूं और यहां पे माइनस k2x। क्या यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k नेट क्या आ जाएगा? बोलो k1 प्लस k2। k नेट क्या आ जाएगा? बोलो, यानी सीरीज वाला फॉर्मूला किसका बन गया और पैरेलल वाला फॉर्मूला किसका बन गया? सही है क्या? ऑब्वियस सी बात है, दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर अलग है तो या तो इनका मटेरियल अलग है या तो इनके डायमेंशन अलग है, मतलब कुछ तो अलग है। सही है? सही है।
पक्की बात। कल हमारी क्या है? फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है, ऑफलाइन नहीं है, कोई टाइम नहीं बचा कल का, पूरा टाइम स्लॉट बुक्ड हो गया है रात के 8 बजे तक। अब 8 से 10 रख नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारे को काम आएगी हमारी ऑनलाइन क्लास। क्या काम आएगी? कल हम लोग फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 8 से आपकी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो मैक्सिमम 11 बजे तक ले पाऊंगा, 12 बजे तक अभी मूड वाली बात आपकी है नहीं। 11 मुझे पता है 11 बजे भी पहले से ही बच्चे ढेर हो जाएंगे, क्योंकि परसों स्कूल भी जाना है। लेकिन पॉइंट ये कि हम 8 बजे क्लास शुरू करेंगे। कि 8 बजे कोई लाइव तो नहीं है कल? नहीं होगी आज, तो कल क्यों होगी? इतना नहीं काम कराता हूँ मेरे से। हाँ है तो किसी और की बेटा टाइम होता तो सुबह ही ले लेता ना मैं। कौन बोला? इतनी अकल लगाओ बेटा, हर बात तो लिया सुबह है। तो कल हमारी 8 बजे और अगर होगी तो यहीं से ले लेंगे। कल आपकी 8 बजे मेरे साथ रात को क्लास है फिजिक्स की। आप सबको वो क्लास कैसे लेनी होगी? ऑनलाइन लेनी होगी। आई होप आपको पता होगा ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फोन लगाते हैं सामने, घर में इंटरनेट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक नियत होनी चाहिए आपके पास। वो जिसके पास नहीं है वो कोई क्लास नहीं ले पाएगा, वो 100 बहाने मार देगा। और अगर आप में से किसी को भी ऐप पे लाइव क्लास लेनी नहीं आती है, आज भैया से पूछ जाना, नहीं तो कल वाली क्लास छूट जाएगी। आपको ही बता रहा हूं, कल हमारी क्लास है सुबह शाम को कितने बजे? 8 बजे से कितने बजे तक? जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, कल लाइव क्लास में ही डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लेंगे? क्या हो गया है? पेंडुलम ही तो ऑसिलेट कराने हैं यार। अरे मजा नहीं आएगा मतलब क्या होता है? चलो लेकिन चैप्टर खत्म करेंगे कल हम। हमारे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन बचा है, रेजोनेंस बचा और एनसीईआरटी बची है, ठीक है। कल 2 घंटे की क्लास मुझे लग रहा है कम से कम तो होगी, 2.5 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। कल रात को कितने बजे? 8 बजे। हाँ आपकी भी होगी बेटा। एक सेकेंड बेटा, अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस ले लो भाई। अरे यार अटेंडेंस ले लिया करो यार, तभी हमारी हर क्लास लेट हो जाती है, फिर नीचे वाले और लेट आते हैं। आज आप लोग भी लेट आए, 10th वालों ने भी ये तमाशा किया। अटेंडेंस लेने दिया करो तमीज से।